मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो विषय पढ़ेंगे वो है जनसंचार के तत्व और संचार और जनसंचार में अंतर। इन दोनों टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे, ठीक है। इससे पहले बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आप इसे लाइक और शेयर कीजिए। आप मुझे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि जनसंचार के तत्व कौन कौन से होते हैं। तो इससे पहले हम बात करेंगे जनसंचार का अर्थ क्या होता है, किसे कहते हैं जनसंचार। देखिए, जनसंचार से तात्पर्य सार्वजनिक संचार के उस रूप से है जिसमें सूचना या संदेश का इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक माध्यम के साथ कई लोगों तक प्रसारण किया जा सकता है। कहने का अर्थ क्या है कि जब किसी बड़े जन समूह को किसी भी माध्यम से कोई संदेश दिया जाए उसे जनसंचार कहा जाता है। तो इसके तत्व कितने होते हैं? देखिए, जनसंचार के 8 तत्व माने गए हैं और वो कौन कौन से हैं। पहला है स्रोत, दूसरा है संदेश, तीसरा है संकेतीकरण, चौथा है संचार साधन, पांचवा है संकेत विवेचन, छठा है प्राप्तकर्ता, सातवां है प्रतिपुष्टि और आठवां है शोर। ये 8 इसके तत्व माने गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्रोत की। स्रोत यानी कि संप्रेषण। स्रोत किसे कहते हैं? देखिए, सूचना स्रोत का सामान्य अभिप्राय उस स्थल से है जहाँ से सूचना, संदेश अथवा विचार की उत्पत्ति होती है। सूचना स्रोत एक व्यक्ति, समाज या संस्था कुछ भी हो सकता है। जब जनसंचार प्रतिक्रिया का आरंभिक और महत्वपूर्ण बिंदु होता है वो जनसंचार का स्रोत कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि प्रधानमंत्री दूरदर्शन पर कोई भाषण देना चाहते हैं तो दूरदर्शन द्वारा नियुक्त लोग संदेशों को संपादित करेंगे और उन्हें जनता के लाभ के लिए उपयुक्त तरीके से प्रसारित करेंगे। तो इस मामले में जो प्रधानमंत्री वे वो स्रोत का काम करेंगे, यानी कि जो विचार जो निकलेंगे, जो भाषण दिया जाएगा वो प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाएगा, इसलिए इसमें जो है प्रधानमंत्री को स्रोत माना जाएगा। अगला जो इसका तत्व है वो है संदेश। देखिए, संदेश या सूचना वो किसे कहते हैं? चयन की हुई सूचना अथवा अपने विचारों को संप्रेषक बोलकर, लिखकर, चित्र अथवा संकेत माध्यम से प्रस्तुत करता है, वह संदेश कहलाता है। यह सूचना के मूल विचारों का अर्थ पूर्ण ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। संदेश अपने कुछ निर्धारित प्रतिमानों के आधार पर साकार रूप से धारण करते हैं। इसमें भाषा, अर्थ, संदर्भ, स्वरूप आदि महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जो संदेश होता है वो लिखित, मौखिक या संकेतिक आदि किसी भी रूप में हो सकता है, यानी कि वो लिखकर भी बताया जा सकता है संदेश, वो बोलकर भी बताया जाए, या किसी संकेत के माध्यम से भी जो है संदेश दिया जा सकता है। केवल इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो संकेत है वो बहुत ही सामान्य होना चाहिए और विभिन्न प्रकार के दर्शकों को भी ध्यान में रखकर संदेश दिया जाना चाहिए, ठीक है। अगला है संकेतीकरण। संकेतीकरण के अंतर्गत क्या आता है? ई कोडिंग जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आता है कि सूचना स्रोत से प्राप्त सूचना या संदेश को संकेतों के रूप में परिवर्तित करना संकेतीकरण या एनकोडिंग कहलाता है। इसमें जो मूल विचारों और सूचनाओं या संकेतों को किसी भी कृत्रिम भाषा को निर्धारित प्रतीकों, चिन्हों या संकेतों के अनुवाद या परिवर्तित करके प्रस्तुत किया जा सकता है। जो संकेतीकरण होता है वो जनसंचार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है, जो सूचना संदेश को कृत्रिम भाषा में परिवर्तित करके प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है। कहने का अर्थ क्या है इसमें कि जो स्रोत के द्वारा जो संदेश दिया जाता है, ठीक है, तो उसको कृत्रिम भाषा के द्वारा कृत्रिम भाषा में उसको परिवर्तित कर दिया जाता है या उसमें कोई बदलाव किए जाते हैं, तो उसको संकेतीकरण कहा जाता है। इसका जो चौथा तत्व है वो क्या है? संचार साधन। संचार साधन के अंतर्गत क्या आता है? जनसंचार प्रक्रिया में संचार माध्यम का एक ऐसा तत्व है जिसके माध्यम से सूचना श्रोता तक पहुंचता है। मौखिक संचार के अंतर्गत बोलने वाले और सुनने वाले के मध्य वायु संचार माध्यम का कार्य करता है। लिखित संचार के अंतर्गत कलम या कागज संचार माध्यम का काम करता है। रेडियो प्रसारण या टेलीविज़न प्रसारण में क्या करता है? वायु तरंगे, ठीक है ना, इसमें वायु तरंगे जो होती हैं वो संचार माध्यम का कार्य करती है। कहने का अर्थ क्या है कि
जिसके माध्यम से प्रेषक द्वारा प्रेषित संदेशों को प्राप्तकर्ता ग्रहण करता है। और ये जो माध्यम होता है ये कोई भी हो सकता है, जैसे कि समाचार पत्र, पत्रिका, फिल्म, टेलीविज़न, इंटरनेट, रेडियो, ये कोई भी माध्यम हो सकता है जिसके द्वारा प्राप्तकर्ता संदेशों को प्राप्त करता है। इसका जो अगला तत्व है वो है संकेत विवेचन यानी कि डिकोडिंग। डिकोडिंग के अंतर्गत क्या आता है कि कृत्रिम भाषा के संकेतों को ग्रहण कर उन्हें मूल भाषा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को संकेत विवेचन या डिकोडिंग कहा जाता है। संकेत विवेचन जो होता है वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है या कोई भी उपकरण हो सकता है, जैसे कि टेलीफोन, कंप्यूटर, इसमें कोई भी उपकरण या व्यक्ति कुछ भी हो सकता है। जन सूचना या संदेश को निर्धारित प्रतीकों के माध्यम से मूल स्वरूप में बदलने की प्रक्रिया जो है वो संकेत विवेचन या डिकोडिंग कहलाती है। अगला जो इसका है वो है प्राप्तकर्ता इसका अगला तत्व है। इसके अंतर्गत क्या आता है, जो व्यक्ति या उपकरण सूचना स्रोत से प्रेषित किए गए संदेश या सूचना को प्राप्त करता है उसे व्यक्ति या उपकरण को प्राप्तकर्ता या रिसीवर कहा जाता है। और जिसके लिए संदेश प्रेषित या संप्रेषित किया जाता है या जिन लोगों के लिए संदेश या सूचना महत्वपूर्ण होती है उन तक पहुंचाना ही संदेश का गंतव्य होता है। अगला इसका तत्व है प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक। इसमें क्या होता है कि जब प्राप्तकर्ता संदेश प्राप्त करने के बाद अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है, फीडबैक या प्रतिपुष्टि कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जनसंचार की स्थिति में जो फीडबैक है वो उसका थोड़ा अभाव पाया जाता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि ये एक तरफा प्रक्रिया है। क्योंकि जनसंचार में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी समूह, कोई भी एक व्यक्ति है वो एक बड़े जन समूह को संबोधित करने के लिए कोई ना कोई संदेश देता है, ठीक है। तो लेकिन इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि एक बड़ा जन समूह उसे फीडबैक भी दे, क्योंकि ये एक तरफा प्रक्रिया है, इसीलिए इसमें फीडबैक का अभाव पाया जाता है। लेकिन वैसे तो जो तेज गति वाले संचार के युग में इस दिशा में कार्य करने का भी प्रयत्न किया तो जा रहा है, जैसे कि भारतीय संचार पत्रों में पाठकनामा, अपनी आवाज़, जनवाणी, लोकवाणी, नज़र अपनी अपनी जैसे कई प्रमुख फीडबैक कॉलम पाए जाते हैं। इसी तरह रेडियो और टेलीविज़न पर भी अगर बात करी जाए तो मेरी पसंद, सवाल जवाब जैसे प्रमुख फीडबैक कॉलम हैं। लेकिन जनसंचार गतिविधियों में फीडबैक शायद ही कभी तत्कालित होता है, यानी कि इसका कहीं ना कहीं अभाव फिर भी पाया जाता है। अगला इसका तत्व है शोर। देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि संचार में शोर एक ऐसी घटना है जो स्वाभाविक भी हो सकती है और अनजाने में भी हो सकती है। यह संचार में किसी भी बिंदु पर हो सकती है, जैसे कि न्यूज़ रूम में जब टीम ठीक से काम ना करती हो, या न्यूज़ एडिटर या चीफ एक एडिटिंग के बीच में कुछ मतभेद हो जाते हैं, या पेज मेकअप में गड़बड़ी हो जाती है, तो जिसमें एक तरह का साइको टेक्निकल शोर पैदा होता है। कई बार क्या होता है कि भाषा की गलतियां हो जाती हैं, जिससे भाषाई शोर पैदा होती है। कभी कभी मालिक या प्रकाशक के दबाव के कारण खबरें फिल्टर या सेंसर कर दी जाती हैं, और ये सब शोर अखबार में होते ही रहते हैं। इसलिए शोर को भी जनसंचार का बहुत ही मुख्य तत्व माना जाता है। तो ये तो थे बच्चों जनसंचार के तत्व। अब हम बात करेंगे संचार और जनसंचार में अंतर क्या होता है। तो जो इसका पहला अंतर है वो क्या है कि संचार क्या होता है। देखो, संचार से जो तात्पर्य है वो किस चीज़ से है, सूचना, विचार, तथ्य या संदेश को जब ये सब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाए जाते हैं और वापस भेजने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, संचार कहा जाता है। दूसरी ओर जनसंचार एक ऐसी प्रक्रिया है जो स्रोत से दूर स्थित लक्षित दर्शकों के बीच संदेश के व्यापक प्रसार में मदद करती है। कहने का अर्थ क्या है कि संचार से तो केवल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश पहुंचाया जाता है, लेकिन जनसंचार में क्या होता है कि जनसंचार में एक बड़े संगठन या जन समूह तक संदेश पहुंचाया जाता है। इसका जो दूसरा अंतर है वो क्या है कि संदेश जो है वह दो तरफा प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें जो संदेश होता है वो प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है और प्राप्तकर्ता से प्रेषक तक जो है फीडबैक भी दिया जाता है। दूसरी ओर जो जनसंचार होता है वो एक तरफा प्रक्रिया है, क्योंकि श्रोता जो होता है वो संदेश के प्रेषक से सीधे बातचीत करने में सक्षम नहीं होता। वो केवल जनसंचार के माध्यम से कोई ना कोई संदेश उन्हें पहुंचाता है या ना कि कोई उनसे बातचीत करता है।
ठीक है। तो इसका जो तीसरा जो अंतर है वो क्या है कि संचार जो होता है वो व्यक्तिगत होता है। कहने का अर्थ क्या है कि संचार प्रक्रिया में प्रेषक और प्राप्तकर्ता एक दूसरे के बारे में जानते हैं और एक दूसरे के बारे में जागरूक भी होते हैं, जबकि जनसंचार के मामले में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जनसंचार में श्रोता जो है वो संदेश भेजने वाले के लिए अज्ञात होता है, जबकि इसीलिए जनसंचार अव्यक्तिगत होते हैं। इसका जो अगला अंतर है वो क्या है कि संचार प्रक्रिया में संवाद केवल 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में ही होता है, इसलिए संचार की पहुंच जो होती है वो बहुत कम और धीमी होती है। इसके विपरीत अगर जनसंचार की बात की जाए तो जनसंचार की जो पहुंच होती है वो बहुत अधिक और तेज होती है, क्योंकि जनसंचार में संदेश एक बार में लाखों लोगों तक पहुंचता है। अगला जो इसका अंतर है वो क्या है कि संचार की प्रक्रिया में जो मुख्य तत्व होते हैं वो क्या क्या होते हैं। प्रेषक होता है, प्राप्तकर्ता, फीडबैक, संदेश, चैनल, ये इसके मुख्य तत्व माने जाते हैं, जबकि जनसंचार के मुख्य तत्व क्या माने गए हैं। स्रोत, संदेश, चैनल, श्रोता और प्रभाव, ये इसके मुख्य तत्व माने जाते हैं। इसका अगला अंतर क्या है। संचार मानव जाति के विकास के साथ उभरता है, लेकिन जो जनसंचार है वो किसी देश या संगठन की प्रगति के साथ उभरता है। तो बच्चों, ये तो था जनसंचार और संचार में अंतर। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।